everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel 3 Life. जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 6 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे अतीत पार्ट 1 क्लास 6 एसएसटी का। ये 7th चैप्टर है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी या अप्रोच हमारी ये होती है कि हमने जो नोट्स मैंने बनाए थे अपने सीटेट के टाइम पे वो मैं कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद आपको क्लास 6 की बुक से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहला ये चैप्टर है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, ये चैप्टर का आपके नाम है। इसमें बताया गया है कि चाणक्य के विचार हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र से। ये आपसे पूछा नहीं जाता चाणक्य का क्या है, तो अर्थशास्त्र। इन्होंने अपने विचार अर्थशास्त्र से मिले हैं इनके विचार। ठीक है, चाणक्य के विचार। नाउ अब अगर हम बात करें, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, जिनमें से एक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा जो था वो बिंदुसार। बिंदुसार का जो बेटा हुआ ये अशोक। ठीक है, तो आप ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ओके, तो अब अगर बात करते हैं कि साम्राज्य की राजधानी की, तो देखिए 3 राजधानियां इंपॉर्टेंट हैं, इनका यहाँ जिक्र हुआ है, मैप में भी दिखाया गया, मैं आपको दिखाऊंगी। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है ना। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला बेसिकली उत्तर पश्चिम, जैसे ये मैप है अपना, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया में के लिए आने जाने का मार्ग था। कौन? तक्षशिला। ठीक है, और उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन जो है वो हमारा, जैसे ये मैप है, ठीक है, कुछ ऐसा करके मैप है। ठीक है, मैप जो है उसमें उज्जैन आपका पड़ता है उत्तर भारत से दक्षिण भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ आपका उज्जैन पड़ता है। अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगी ना। अब अगर हम बात करें साम्राज्य का प्रशासन की बात करें, तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का जो होता था वो सीधा नियंत्रण या फिर सीधा कंट्रोल हम बोल सकते हैं कि होता था पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पे। क्यों होता था इन जगह पे सीधा नियंत्रण? क्योंकि ये साम्राज्य की राजधानियां थी। ठीक है, तो इन पे सीधा कंट्रोल होता था। ठीक ना। अब अगर हम बात करें, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या फिर प्रांत आते थे। इनमें तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता है। पाटलिपुत्र जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इस पे सीधा नियंत्रण था, इसके आसपास के क्षेत्रों पे पाटलिपुत्र से सीधा नियंत्रण कुछ हद तक था। ठीक है, और अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पे तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में। ओके ना। अगर अब बात करें हम नजराने की, तो देखिए अनियमित रूप से, देखिए कर जो होता है वो नियमित रूप से टैक्स दिया जाता है। जो नजराना होता है ना, वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब जब भी लग रहा है नजराना लगा दिया, या फिर अनियमित रूप से इकट्ठा कर लिया। जैसे टैक्स हमें पता है ना, इतना 10% इस पे लगना, 20% इस पे लगना। नजराने में ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी मन किया, जब भी संभव हुआ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, नजराने विविध पदार्थों के रूप में भी लिए जाते थे, प्राय लोगों से लिए जाते थे स्वेच्छा से इसे, लेकिन लोग उस टाइम पे स्वेच्छा से इस नजराने को दिया करते थे। ठीक है ना। अगर अब हम बात करते हैं राजधानी में सम्राट, तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है ना। अब अशोक की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक अनोखा सम्राट। तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक हुआ।
ठीक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख आप सभी को पता है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। धम्म जिसे हम धर्म बोलते हैं, धम्म बोल सकते हैं। कलिंग की लड़ाई में से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में परिवर्तन धम्म के रूप में मिलता है। अशोक के जो विचार परिवर्तन है वो धम्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। इतना हमने नोट्स में डिस्कस कर लिया। अब हम बुक से डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चैप्टर जैसे कि आपको दिख गया है, अनोखा सम्राट, जिसका अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे। तो देखिए अशोक जिस साम्राज्य पर जस्ट अ मिनट अशोक जिस सम्राट पर शासन करता था उसकी स्थापना बेसिकली उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, ठीक है। चाणक्य या फिर चाणक्य को हम बोल सकते हैं कौटिल्य एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। क्या था? एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चाणक्य ने के कई विचार, चाणक्य के मतलब विचारों के बारे में हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र एक किताब है, उससे हमें मिलता है, ठीक है। नाउ अब अगर हम डिस्कस करें कि इनकी राजधानियां जो थी, इनके साम्राज्य की राजधानियां पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, हमने डिस्कस किया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने जाने का मार्ग था। तो अभी मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ कि जैसा कि इन्होंने बोला कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, तो ये देखिए तक्षशिला जो है आपका उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में है, ठीक है। ऐसा ही इन्होंने बताया है कि जो आपका उज्जैन है ना वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत, उज्जैन ये देखिए यहाँ पे आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, मुझे पहले देखने को मिल जाए। ये उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत भारत में मिलता है, आने जाने के मार्ग में मिल जाता है उज्जैन, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया ना। अब अगर हम बात करें तो साम्राज्य के बहुत क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे थे। मतलब साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता था कि किसान और पशुपालकों के गांव होते थे, ठीक है। मध्य भारत की अगर हम बात करें, मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरे हुए थे। किससे भरे थे? जंगलों से। वहाँ पर लोग बेसिकली फूल फल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका पार्जन अपना करते थे या जीवन अपना चलाते थे, ठीक है। अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न लोग रहते थे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। अब अगर हम डिस्कस करें तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, हमने पता कर लिया था पहले ही, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इलाकों के यहाँ पे जस्ट अधिकारियों को देखिए, राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था क्या करने के लिए? शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा क्या करते थे? अधिकारियों को नियुक्त करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे, ठीक है, कि राजा का कहना नहीं मान रहे तो इन्हें सजा मिलेगी, ठीक। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक वो होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पे नजर रखते थे, ठीक है। इन सबके ऊपर सम्राट था तो जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक। अब देखिए डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। उनमें से तक्षशिला या उज्जैन प्रांतीय राजधानियों के से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां के राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता था इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। और अगर आप बात करें तो इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ओके ना। अब अगर हम बात करें सम्राट राजधानी में सम्राट, तो ये देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मैंने डिस्कस कर लिया है अपने नोट्स में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, कलिंग युद्ध में सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, धम संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ धम का प्राकृत रूप है, ठीक है। कलिंग की लड़ाई के युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? अशोक के विचारों में धम से परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना। अब अगर हम डिस्कस करते हैं अशोक का धम्म क्या था,
ठीक है। तो देखिए अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म काज की आवश्यकता नहीं थी, है ना? अशोक के धर्म में किसी देवी देवता की पूजा या फिर किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है? उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। कौन? अशोक, जिन्होंने अपना धम्म में अपने मतलब धम्म में विचार उन्होंने ये व्यक्त किए थे, ठीक है? इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी को की नियुक्त की, जो जगह-जगह जाकर धम्म की शिक्षा दे, मतलब लोगों को धम्म के बारे में बताए, उनको शिक्षा दे कि हमारे धम्म में ये चीज़ें हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, मतलब उन्होंने संदेश ना बेसिकली शिलाओं और स्तंभों पे ही खुदवा दिए, ठीक है? अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। भाई कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको पढ़कर सुनाएं संदेश। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे, मतलब यहाँ बाहर भी भेजे। इन 3 जगह बाहर भी इन्होंने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दूत को भेजा था, ठीक है? किसने? अशोक ने। किसके प्रचार प्रसार के लिए? धम्म के, ठीक है? अपनी प्रजा के लिए इनका संदेश था, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ना। अब अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों में से रक्षा करना है। केवल 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी तथा पत्थर और ईंट से बनी है, ठीक है? और क्या है इसके ऊपर? ये दीवार के बारे में बताया गया है, ठीक है? वॉच टावर। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं, ठीक है? जिसे बोलते हैं वॉच टावर बने हैं। ये बेसिकली निगरानी के लिए ये बने हैं, ठीक है? ये इन्होंने दिया है। थोड़ा सा पेज की इंफॉर्मेशन इतनी सी यहाँ पे कट गई है। खैर कोई बात नहीं, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, ठीक है? जो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है? बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया था आगे समरी के फॉर्म में ही। तो जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेरा टारगेट ये रहता है कि थोड़े से टाइम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएँ, ठीक है? इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा ना, क्लास 6 की कंप्लीट होगी, तो एक बार समरी डिस्कस कर लेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लाइक एक चैप्टर को एक लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी तो ऐसे तो आधे घंटे लग जाएंगे, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलती रहती है। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।